नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो हिंदी है, गोधुली भाग 2, उसका चैप्टर नंबर 10 काव्य खंड का, जिसका नाम है लौट कर आऊंगा फिर, जिसके लेखक हैं हमारे जीवनानंद दास जी। और इस चैप्टर से कुल जो है वो हमने 35 ऑब्जेक्टिव जो उठाए हैं, और जो भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है ना, इसी 35 ऑब्जेक्टिव से घुमा फिरा के इस चैप्टर के अंदर से पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप लोगों को देखना है, वीडियो बीच में स्किप नहीं करना है। और हम पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक, इसका लिंक भाई साहब इधर लिख देते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है, इसका लिंक है भाई साहब, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी वीडियो के अंदर दिया गया है, तो जाके उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न आपके सामने हम लेकर के आते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है, आपको देख करके बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। जो भी प्रश्न इसके अंदर से उठाया गया है काफी शानदार और लाजवाब प्रश्न है, तो वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, अभी से लाइक कर देना है, और इत्मीनान से आलती पालती मार के बैठ जाइए और इत्मीनान से इस प्रश्न को देखते रहिए। चलिए, पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने आ गया है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। जीवनानंद दास जी के किस कविता के बारे में प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता प्रेम कविता के की संज्ञा दी गई है? मनविहंगम को, वनलता सेन को, या रूपसी बंगला को, या फिर झर्रा पालक को, किसको दिया गया है? देखिए, चार ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया गया है, कोई एक ऑप्शन जो है आप जिसके साथ जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? भावांतरित मतलब क्या, उसका भावार्थ के रूप में, या फिर उसको भाषा परिवर्तन करके उसको लिखा गया है, या फिर उसका भावार्थ लिखा गया है? किस कवि के द्वारा? जीवनानंद दास जी के द्वारा, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा, या फिर कुंवर नारायण के द्वारा? तो जीवनानंद दास जी का तो ये लौट कर आऊंगा फिर ये तो है ही, विनोद कुमार शुक्ल जी तो नहीं है, कुंवर नारायण भी नहीं है, लेकिन प्रयाग शुक्ल जी जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किसकी रचना है, आपको बताना है। किन की है भाई साहब? अनामिका की है, जीवनानंद दास जी की है, वीरेंद्र डंगवाल का है, या फिर सुमित्रा नंदन पंत का है? चार कवि दिए गए हैं, चार लेखक दिए गए हैं, कोई एक जो है जिनकी रचना है ये लौट कर आऊंगा फिर कविता। तो बताइए फटाफट से इसका जवाब आप लोगों को देना है। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों के पास 30 सेकेंड्स का समय होता है। कितने सेकंड का समय होता है? 30 सेकंड का समय होता है। और एक एक सवाल का जवाब जो है आप लोग को सही सही जवाब देना है, क्योंकि आप लोग को पहले से ही पता होता है कि किस चैप्टर का जो है आज ऑब्जेक्टिव कराया जाना है कि नहीं? और इस जो काव्य खंड वाला जो सेक्शन बच गया है आप लोगों का, काव्य खंड वाला जो सेक्शन आप लोगों का बच गया है, इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक और चैप्टर आप लोगों का है रेनर मारिया रिल्के का, उसका नाम जो है वो मेरे बिना तुम प्रभु। और यही जो है इस काव्य खंड का आखिरी अंत होगा, इस गोधली भाग 2 का जो है इसी चैप्टर के साथ अंत होगा। यानी कि ये जो लौट कर आऊंगा फिर, इसके बाद एक और चैप्टर है मेरे बिना तुम प्रभु, और यही जो है वो काव्य खंड का समाप्ति का क्या होगा, चैप्टर होगा। तो चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, लौट कर आऊंगा फिर जो है किन की कविता है भाई साहब? तो बिल्कुल यहाँ पे जीवनानंद दास जी की है। और अगला सवाल आपके सामने है, जीवनानंद दास का निधन कितनी आयु में हुआ था? इनका जो निधन हुआ था, इनका निधन जो हुआ था वो कब हुआ था? इसमें आप ये भी बता दीजिए कि कब हुआ था, है कि नहीं, कब हुआ था और कितनी आयु में हुआ था? तो देखिए, इनका जो निधन हुआ था, फटाफट से बताइए, पहले आप लोग बता लीजिए उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, इनका जो निधन हुआ था वो निधन हुआ था, कब हुआ था? 1954 में हुआ था, है कि नहीं? और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1899 में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था जीवनानंद दास जी का जन्म, है कि नहीं? तो और इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन जो है
1954 में हुआ था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 55 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। और जब इनका निधन हुआ उस समय इनका जो काव्य संकलन था वो सिर्फ 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुआ था, जिसमें झर्रा पालक, दूसर पांडुलिपि, वनलता, वनलता सेन, महापृथ्वी और सतीट तरार तिमिर, है ना। और ये सारी चीजें जो है वो जब उनकी मृत्यु हुई थी जिस वक्त, उस पर ये सब प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने वर्ष की इनके उम्र में इनकी निधन हुई थी, तो 55 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हुई थी। अगला सवाल देखिए, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म आपको बताना है। 1899 में हुआ था, 1992 में हुआ था, या फिर 1953 में हुआ था, या फिर 1955 में हुआ था। ये 1952 हम 92 बोल रहे हैं। तो देखिए उनका अभी आपको बताया है कि 1899 में जो है, 1899 में है जो इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, गुजराती के हैं, हिंदी के हैं, बांग्ला के हैं, या फिर संस्कृत के हैं। तो देखिए ये ना तो गुजराती है, ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ये जो है वो बांग्ला के जो है ये रचनाकार हैं। किस भाषा के रचनाकार हैं, तो भाई साहब बांग्ला के रचनाकार हैं। किसके रचनाकार है, बांग्ला के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, झर्रा पालक किन की रचना है, झर्रा पालक आपको बताना है कि किन की रचना है। अनामिका का है, जीवनानंद दास का है, बीरेन डंगवाल का है, या फिर कुंवर नारायण का है, किन का है भाई साहब बताइए। झर्रा पालक, झर्रा पालक किन का रचना है, अनामिका का नहीं है, बीरेन डंगवाल का नहीं है, कुंवर नारायण का नहीं है, जाहिर सी बात है जिनके चैप्टर चल रहा है उन्हीं का लिखा हुआ है, जीवनानंद दास का। हम आपको बार बार बताया कि इस तरह का प्रश्न जब बहुत सारे सभी चैप्टर्स का जब मिला करके प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जब आप लोग का मिक्स ऑब्जेक्टिव होता है, तब जाके कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे तो याद ही है कि हाँ इनका है, जीवनानंद दास जी का पाठ चल रहा है तो उन्हीं का लिखा होगा, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपके सामने आएगा, जीवनानंद दास की रचना है। अब देखिए प्रश्न को उलट दिया है, तरीका सिर्फ आप लोग देखिए, तरीका देखिए प्रश्न पूछने का कि कैसे पूछ रहा है। जीवनानंद दास की रचना कौन सा है, झर्रा पालक है, बीजाक्षर है, छोड़ा हुआ रास्ता है, या फिर नदी के द्वीप है। तो देखिए इनकी जो रचना है ना बीजाक्षर है, ना छोड़ा हुआ रास्ता है, ना नदी के द्वीप है, इनका जो है झर्रा पालक है। जैसे ये वाला प्रश्न देखिए, इसी प्रश्न को क्या है, थोड़ा सा घुमाया है और तरीका बदल दिया है, और इस प्रश्न को आपके सामने लेकर के आ गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई थी। जब इनका निधन हो गया था ना, तब इन्हीं का लिखा हुआ जो कहानी था उनमें से बताना है कि कितनी कहानियां जो है वो प्रकाशित की गई थी। 100 कहानियां की गई, 50 कहानियां की गई, 75 कहानियां की गई, या फिर 25 कहानियां की गई। तो देखिए इनके अंदर जो जब इनकी मृत्यु हुई थी ना, है कि नहीं, तो इनकी जब मृत्यु हुई थी उस वक्त जो है बिल्कुल उस वक्त जो है इनकी 100 जो कहानियां थी, 100 लगभग 100 कहानियां जो है, लगभग एग्जैक्ट नहीं है, लगभग जो है वो 100 कहानियां जो है वो प्रकाशित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी रूपांतरण कौन किए, किन के द्वारा किया गया, आगे के द्वारा किया गया, नहीं, यतीन्द्र मिश्र के द्वारा, नहीं, इनमें से कोई नहीं, प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया। किन के द्वारा, प्रयाग शुक्ल जी के द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लौट कर आऊंगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा की गई है। अच्छा, लौट कर आऊंगा फिर कविता में जिस फसल की चर्चा की गई उसको आपको बताना है। गेहूं का किया गया है, नहीं किया गया है, जौ का किया गया है, नहीं किया गया है, गुलाब का किया गया है, नहीं किया गया है, धान का किया गया है कि नहीं, धान का किया गया है। खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा लौट कर, तो धान की चर्चा की गई है। किसकी की गई है, धान की। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल आपके सामने है, कवि किसके पालने की बात करता है, कवि किसके पालने की बात करता है, सोने के, चंदन के, कुहरे के, या फिर रेशम के। कुहरे मतलब कुहासा, है कि नहीं, कोहरे मतलब कुहासा की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सोने के नहीं,
चंदन के नहीं, रेशम के नहीं, लेकिन कुहरे के, है कि नहीं। आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कोहरे की चर्चा की गई है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुहरे के पालने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। शाम के शाम के साथ तोता जो है उसकी कल्पना की गई है, बगुला की गई है, चिड़िया की गई है, उल्लू को की गई है। हालांकि उड़ते तो सभी पंछी जो यत्र तत्र गए होते हैं अपने भोजन के तलाश में, तो वो तो वापस शाम को लौटते ही हैं। लेकिन इस कविता के दृष्टिकोण से देखिए तो जिस पक्षी की चर्चा की गई है वो कौन सा है, उल्लू है भाई साहब। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। उल्लू की बोली किस पेड़ पर, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है। कटहल के पेड़ पर गलत, बरगद के पेड़ पर गलत, आम के पेड़ पर गलत, कपास के पेड़ पर चर्चा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, फसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा। सरसों फेंकेगा, चावल फेंकेगा, चना फेंकेगा या फिर मूंगफली फेंकेगा। फसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, तो देखिए ना तो सरसों फेंकेगा, ना चना फेंकेगा, ना मूंगफली फेंकेगा। मुट्ठी भर भर कर क्या फेंकेगा, चावल फेंकेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, बताइए। बगुले लौटते होंगे, चिड़िया लौटती होंगी, सारस लौटते होंगे या फिर उल्लू लौटते होंगे। 16 नंबर प्रश्न, बताइए कौन लौटते होंगे भाई, बताइए कौन लौटते होंगे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया, फटाक से जवाब दीजिए। बिल्कुल यहाँ पे भाई साहब लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सारस। सारस जो है रंगीन बादलों के बीच लौटते होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कवि क्या बनकर तैरने की कामना करते हैं। कवि जो है वो क्या बनकर तैरने की कामना करते हैं, इनकी कामना क्या बनने की है। बतख बनकर, हंस बनकर, मछली बनकर कि सांप बनकर, बताइए। बिल्कुल ना बतख बन के, ना मछली बन के, ना सांप बन के, हंस बन के जो है ना बनकर वो तैरने की कामना करते हैं। कौन, कवि। कौन करना चाहते हैं भाई साहब, कवि क्या बन करके तैरना चाहते हैं, हंस बन करके तैरना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, जीवनानंद दास को जाना जाता है बांग्ला के आधुनिक कवि के रूप में, हिंदी के साहित्य के रूप में, मराठी के हास्य कवि के रूप में, या इनमें से सभी। तो देखिए इनको जो है ये तो बंगाली थे ही, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है। ये किसकी कृति है भाई साहब, राजीव सेठ की है, जीवनानंद दास की है, मणिका मोहिनी की है, या फिर कुसुम अंसल की है। किसकी रचना है भाई साहब, बताइए। और ये जो है वो किस किस विधा की रचना है, आप लोगों को ये भी बताना है कि ये किस विधा की रचना है, किस विधा की रचना है, ये भी आप लोगों को बताना है। किस विधा की रचना है ये भी आपको बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राजीव सेठ तो नहीं है भाई साहब, ये नहीं है, मणिका मोहिनी नहीं है, कुसुम अंसल नहीं है, जीवनानंद दास जी का है। और ये काव्य संग्रह है, क्या है भाई साहब, काव्य संग्रह, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। आम के पेड़ पे बोलता है, कपास के पेड़ पे बोलता है, कचनार के पेड़ पे बोलता है कि अमरूद के पेड़ पे बोलता है। तो देखिए कपास मतलब पटुआ, अब तो नहीं कोई लगाता है, लेकिन पहले लगाता था जिसका रस्सी बनता था, है ना, रस्सी बनाया जाता था जिसका। हम लोग इसको गांव देहात में क्या बोलते हैं, इसको पटुआ बोलते हैं, पटुआ। देखे हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर कि आप लोग पटुआ देखे हैं, कपास जिसको बोला जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, कपास के पेड़ पर। क्या हो जाएगा, कपास के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई साहब, बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, वनलता सेन किसका काव्य संकलन है, किसका काव्य संकलन है। वनलता सेन किसका काव्य संकलन, अज्ञेय का है नहीं, प्रेमधारी प्रेम घन का है नहीं, रामधारी से दिनकर का है नहीं,
जीवनानंद दास जी का है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? खेत और खलिहानों के, मजदूर और किसानों के, नदियों और मैदानों के, पिता और पुत्र के। कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? किसके आमंत्रण पर कवि जो है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? खेत खलिहान नहीं, किसान और मजदूरों के नहीं, पिता और पुत्र के नहीं, नदियों और मैदानों के। किसके? नदियों और किसके? मैदानों के। नदियों और मैदानों के है कि नहीं? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? वो कौवा, मोर और उल्लू बनना चाहते हैं, कौवा, हंस और उल्लू और सारस बनना चाहते हैं, कौवा, हंस और कोयल मोर बनना चाहते हैं, कौवा, हंस और उल्लू बाज बनना चाहते हैं। तो देखिए, कविता में कहीं भी मोर की चर्चा नहीं हुई है, कविता में कहीं भी मोर की चर्चा नहीं हुई है, कविता में कहीं भी बाज की चर्चा नहीं हुई है, लेकिन कौवा का, हंस का, उल्लू का और सारस का चर्चा हुआ है। तो कवि यही बनना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? धान के बीच, गेहूं के बीच, चना के बीच या सारस के बीच? तो सारस के बीच होने की, किसके बीच? सारस, सारस के बीच होने की बात करता है अंधेरे में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने, रूपसा क्या है? रूपसा आपको बताना है कि रूपसा जो है वो क्या है। बताइए भाई साहब, रूपसा क्या है? तो देखिए, बंगाल की नदी है, बंगाल की एक सुंदर स्त्री है, बंगाल का मंदिर है, बंगाल का चौराहा है। तो देखिए, रूपसा जो है ना, बंगाल की एक विशेष नदी है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, जीवनानंद दास जी का काव्य संकलन, ये महापृथ्वी, झर्रा पालक, मन विहंगम, इनमें से सभी, ये सब है भाई साहब। महाविहंग, ये महापृथ्वी, झर्रा पालक या फिर मन विहंगम, ये सभी जो है ये इन्हीं की कृति है, इन्हीं का काव्य संकलन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आएगा, लड़के की नाव कैसी है? 27 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट के अंदर लिखना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के नीचे, सेम वीडियो के नीचे आप लोगों को 27 नंबर प्रश्न का क्या करना है? जवाब लिखना है। हम यहाँ पे इसको मेंशन करते हैं 27 नंबर, 27 नंबर सवाल का जवाब इसी वीडियो के कमेंट में लिखना है। अगला सवाल देखिए, इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं? इस नश्वर शरीर, इस नश्वर जीवन के बाद जीवनानंद दास कहाँ की धरती पर आने की लालसा प्रकट करते हैं? भाई कहाँ की? बिहार की धरती पर नहीं, उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं, उड़ीसा की धरती पर नहीं, बंगाल की धरती पर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने है, कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर में किसके गंदे पानी का जिक्र किया है? गंगा का, सोन का, रूपसा का, किसका? रूपसा का या फिर कोसी का? किसका किया है? तो गंगा तो है नहीं, सोन भी नहीं है, कोसी भी नहीं है, रूपसा जो है वो बंगाल की नदी है कि नहीं? बंगाल की क्या है? रूपसा जो है वो बंगाल की, बंगाल की नदी है। बंगाल की क्या है? बंगाल की नदी है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? 1948 में हुआ था? नहीं। 1950 में हुआ था? नहीं। 1952 में हुआ था? नहीं। 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल देखिए, लौट कर आऊंगा फिर कविता है राष्ट्रीय चेतना की, राष्ट्रीय धरोहर की, राष्ट्रीय अवाम की या फिर राष्ट्रीय सत्ता की? इस सवाल का भी जवाब आप लोगों को कमेंट में लिखना है। इस सवाल का जवाब भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है, यानी कि 27 नंबर और 31 नंबर।
इस सवाल का जवाब जो है 27 नंबर और 31 नंबर कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को लिखना है कि नहीं? कहाँ लिखना है? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग को लिखना है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप लोग को बताना है कि क्या इसका आंसर होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला इसी वीडियो कमेंट में जीवनानंद दास है। कौन कौन है भाई साहब? कथाकार है, नाटककार है, उपन्यासकार है या फिर साहित्यकार है? तो ना कथाकार है, नाटककार है, ना उपन्यासकार है। ये जो है वो साहित्यकार है। कौन है भाई साहब? साहित्यकार। कौन है? साहित्यकार है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। और अगला सवाल देखिए, कवि मृत्युपरांत। मृत्युपरांत का मतलब क्या होता है? मरने के बाद। मरने के बाद। उसके बाद मरने के बाद कहाँ आने की लालसा रखता है? मातृभूमि बंगाल में, मातृभूमि नदिया किनारे, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत। वो जो है वो मातृभूमि बंगाल में मरणोपरांत वापस आने की लालसा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला सवाल आपके सामने है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? झारा पलक तो है ही, धूसर पांडुलिपि यह भी है, वनलता सेन ये भी है, भूमिजा नहीं है इनका। भूमिजा जो है वो इनकी रचना नहीं है। 34 का जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल और इस सेशन का आखिरी सवाल आप लोगों के सामने है, प्रभावशाली और मौलिक कवि हैं, अज्ञेय हैं, जीवनानंद दास हैं, यतीन्द्र मिश्र हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए ये जो अज्ञेय तो नहीं है, जीवनानंद दास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। और इसी प्रश्न के साथ जो है आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा। अपने दोस्त यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो इसी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सब किसी को, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। बिल्कुल।